तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 8 मार्च और 8 मार्च के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज आप सबको पता है आज कौन सा डे है। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, है ना। तो महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया जाता है। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन थीम हम देख लेते हैं 2021 की थीम क्या रखी गई है। तो थीम है वुमन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो एक तरह से हम देखते हैं नया वर्ल्ड शुरू हो गया दोस्तों। न्यू नॉर्मल की जो हम बात करते हैं, कोविड-19 के बाद में बहुत सारे चेंजेस हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कर दिए हैं। तो उसी की बात करी जा रही है कि वुमन लीडरशिप को बढ़ावा दिया जाए, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, मतलब एक समान भविष्य प्राप्त करने के लिए। कौन से वर्ल्ड में? कोविड-19 बाद वाले वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये है थीम। तो ये आप याद रख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट डे है, तो ऐसे थीम्स कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, किस राज्य ने महिला दिवस के दिन महिला विधायक को विधानसभा सत्र चलाने का हक दिया है? तो दोस्तों, हरियाणा वो राज्य है जिसने एक दिन मतलब 8 मार्च वाले दिन महिला विधायक को विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पे बनाया जाएगा। मतलब जो स्पीकर है वो महिला विधायक को बना दिया जाएगा। तो हरियाणा राज्य के अभी स्पीकर की बात, अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात हम करें तो वो है ज्ञानचंद गुप्ता। तो इन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन के लिए महिला विधायक को सौंपी है। तो यह मतलब भारत में ऐसा पहला कदम यह किया गया है कि एक दिन के लिए विधानसभा चलाने का हक महिला विधायक को दिया गया है वुमेन डे के उपलक्ष्य में, इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में। ठीक है। संसद टीवी वाली बात मैंने वैसे तो आपको पढ़ा दी थी करंट अफेयर में, फिर भी रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें एक दो फैक्ट्स नए भी हैं। ये कि संसद टीवी पहले तो किन दो टीवी को मर्ज करके बनाया गया है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। इन दोनों को अब एक जगह कर दिया गया है और इनकी जगह संसद टीवी आएगा। मतलब संसद टीवी के लोगों के अधीन इनका प्रसारण होगा। लोकसभा और राज्यसभा टीवी चलेंगे तो वैसे अलग अलग ही, दोनों अभी भी अलग अलग चलेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा टीवी पे दिखेगी और लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा टीवी पे दिखेगी। लेकिन जब दोनों के सदन के सत्र नहीं चल रहे होंगे तब दोनों पे एक समान चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो इसके प्रथम सीईओ, संसद टीवी के प्रथम सीईओ बनाए गए हैं दोस्तों रवि कपूर। तो ये आप याद रख लेना, रवि कपूर पूछे जा सकते हैं, चर्चा में हैं, क्योंकि संसद टीवी हमारे मतलब सरकार का टीवी है। तो इनके प्रथम सीईओ रवि कपूर बनाए गए हैं। और दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी शायद, कि सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पर हमारे जो दोनों सभाओं के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, दोनों सभाओं के अध्यक्ष ने सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पर यह फैसला लिया था इन दोनों को मर्ज करने का और इनकी जगह एक ही टीवी बनाने का। तो ये कमेटी आप याद रख लीजिएगा। ये पहले प्रसार भारती के अध्यक्ष रहे थे सूर्य प्रकाश, और इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और इनके सुझाव पर ही इनको मर्ज किया गया है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और यह कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसके तहत मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला है तो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट, ये मैंने पहले भी पढ़ा दी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में मुझे लगा, पहले सिर्फ मैंने यही पढ़ाया था कि इसमें रैंकिंग कौन सी आई है इंडिया की। तो आज थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्यों आई है जो दी गई है। तो सबसे पहले तो फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट मतलब विश्व में स्वतंत्रता की स्थिति क्या है, कौन सा देश कितनी स्वतंत्रता अपने नागरिकों को दे रहा है, ये इस रिपोर्ट का मकसद होता है। और जारी किसके द्वारा की जाती है? यूएसए के फ्रीडम हाउस के द्वारा यह जारी की जाती है। तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरीज में राज्यों को रखते हैं। पहले होते हैं फ्री मतलब स्वतंत्र, दूसरे होते हैं पार्शियली फ्री मतलब आंशिक स्वतंत्र, और तीसरे होते हैं नोट फ्री मतलब पूरी तरह से मतलब बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, नोट फ्री। ठीक है, तो फ्री, पार्शियली फ्री और नोट फ्री, ये 3 कैटेगरीज इसमें रखी गई है। ठीक है, तो अब भारत पहले क्या था? भारत पहले फ्री की कैटेगरी में आता था। अब भारत की रैंकिंग गिर गई है और भारत आ गया है पार्शियली फ्री की कैटेगरी में। पहले स्वतंत्र था, अब आंशिक स्वतंत्र हो गया है भारत। मतलब जो हमारी रैंकिंग है इसमें गिर गई है। अब हम स्वतंत्र की जगह कम स्वतंत्र हैं, है ना। मतलब हमारी स्वतंत्रता के सामने कुछ चुनौतियाँ उपस्थित हो गई हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है।
तो और अगर सबसे ऊपर इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आए हैं तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता की स्थिति किसकी है? फिनलैंड की है। और सबसे ख़राब स्थिति हम देखते हैं तो सीरिया की है, और इसी सीरिया के आसपास ही नंबर तिब्बत का भी है। ठीक है, तो तिब्बत में भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि तिब्बत में भी चाइना ने अधिग्रहण कर रखा है। अब दोस्तों भारत की ये जो रैंकिंग गिरी है तो इसमें कई तरह के सवाल भारत पे उठते हैं, तो हम एक बार ये देख लेते हैं भारत की रैंकिंग क्यों उन्होंने नीचे करी है, गिरने के कारण क्या है। तो इन्होंने 5-6 पॉइंट गिनाए हैं। सबसे पहले तो प्रेस फ्रीडम पर अटैक। हमारी जो प्रेस है, हमारा जो मीडिया है, अखबार, जर्नलिस्ट जो होते हैं, उन पे दोस्तों कई तरह के देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। और जैसे ही देशद्रोह का आरोप लगता है किसी पे तो उन्हें बिना विदाउट बेलेबल जेल कर दी जाती है। ठीक है, 3 साल तक की जेल उनको अधिकतम हो सकती है। 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की जेल देशद्रोह के आरोप में हो सकती है। तो हमारे बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें सरकार के विरुद्ध कुछ बातें उन्होंने छाप दी तो उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया। तो ये हमारी प्रेस की फ्रीडम को कहीं ना कहीं कम करता है। दूसरा है सोशल मीडिया पर सेंसरशिप। आप सब देख रहे हो कि जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप, है ना। जो हम OTT का मतलब क्या हो गया कि हम सोशल मीडिया पे जो भी कुछ देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, है ना, तो इन पे कई तरह की सेंसरशिप गवर्नमेंट लगा रही है। तो ये भी हमारे फ्रीडम को कम कर रहा है। अब सेंसरशिप तो सरकार अच्छे के लिए लगा रही है कि भाई इन पे आप कुछ भी दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप स्वतंत्रता के नाम पे अश्लीलता परोसोगे दुनिया को। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी स्वतंत्रता को भी कम कर रहा है। मतलब हमारी OTT पे जो सेंसर लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो सेंसर लग रहे हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं। तीसरी है इंटरनेट शटडाउन। आप देख रहे हो कहीं भी कोई दंगा होता है, कोई हिंसा भड़क जाती है या फिर कुछ भी होता है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। तो इंटरनेट शटडाउन भी हमारे राइट को कम करता है। एक गलत तरीके से लॉकडाउन जो किया गया था, इसमें भी यह बताया गया था कि लॉकडाउन बहुत गलत तरीके से किया गया था। तुरंत एकदम से लॉकडाउन करने से कई सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। तो एक रीज़न ये भी बताया जाता है। और CAA हेतु कई जर्नलिस्ट को जेल। जो CAA कानून हमारा आया था उसके विरोध में, अगर मतलब CAA के पक्ष में जो छाप रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन CAA के विपक्ष में अगर कोई बोल रहा है, कोई जर्नलिस्ट उनको दिखा रहा है, या फिर कई किसी तरह से जो भी CAA को सपोर्ट कर रहा था, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनको कई तरह से जर्नलिस्ट को जेल वेल में भेजा गया। और एक यूपी का धर्म विरुद्ध रूपांतरण कानून जो आया है दोस्तों, कि यूपी में क्या होता है कि अगर एक महिला और एक पुरुष जो दोनों अलग अलग धर्मों के हैं, तो अगर महिला से ज़बरदस्ती धर्मांतरण करके, मतलब वो लोग शादी करेंगे और अगर ये देखा जाता है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ है महिला का कहीं ना कहीं, तो उनको सज़ा दी जाएगी। तो ये भी कि मतलब अगर दो वो हैं बालिग लोग हैं 18 और 21 साल से ऊपर के हैं, तो सरकार को क्या हक है कि उन्होंने कौन से धर्म के हैं, कैसे शादी करी है, नहीं करी है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है। तो ये सारे कारण इन्होंने गिनाए हैं कि इन सारे कारणों की वजह से हमारी स्वतंत्रता में जो रैंकिंग है वो कम हो गई है। एक आज जो वुमेंस डे था, उसके उपलक्ष्य में एक हर सर्कल नाम से एक प्लेटफॉर्म आया है, मतलब सोशल मीडिया पे। तो ये क्या है हर सर्कल? तो ये जो नीता अंबानी है, रिलायंस ग्रुप की जो वुमेन हेड है, मतलब मुकेश अंबानी जी की वाइफ, तो नीता अंबानी ने सोशल मीडिया पर यह लॉन्च किया है हर सर्कल। हर मतलब ये वाला हर है, जैसे पुरुष को हम हिज बोलते हैं और महिला को हम हर बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्या होगा, इस पे महिलाओं से जुड़ा हुआ कंटेंट प्रकाशित किया जाएगा। एक पोर्टल है जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ कंटेंट दिखाया जाएगा, और यह है सहभागिता, नेटवर्किंग और आपसे सहयोग हेतु महिलाओं को सुरक्षित माध्यम देगी। मतलब महिलाओं से रिलेटेड एक पोर्टल है, आपको इतना सा याद रखना है, जो नीता अंबानी ने लॉन्च किया है। राजस्थान में ऐसा कौन सा बैंक है जहाँ पे कैशियर, बैंकर सब महिलाएं हैं, और इवन खाता भी महिलाओं का ही खोला जाता है, पुरुषों का नहीं खोला जाता। तो ये भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में आया था, लेकिन अगर चर्चा में है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों डूंगरपुर के बारबोदान या ग्राम पंचायत का बैंक है, जहाँ पे बैंक में काम करने वाला हर एक कर्मचारी महिला है, और खाते भी सिर्फ महिलाओं के ही खोले जाते हैं। एक दोस्तों अरोमा मिशन लॉन्च किया गया है। तो अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर नामक जड़ी बूटी की खेती निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो अरोमा की खेती के लिए एक अरोमा मिशन लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर आप सोचोगे अरोमा है क्या? तो अरोमा एक जड़ी बूटी टाइप एक पेड़ होता है ना, ये सुगंधित पेड़ होता है। आपने सुना है अरोमा के डीओ आते हैं अरोमा फ्लेवर के,
ठीक है। तो अरोमा से क्या होता है, इससे तेल निकाला जाता है ना, और वो तेल इतना महंगा होता है कि 10,000 रुपये, 1 लीटर तेल 10,000 रुपये का बाज़ार में बिकता है। और उससे डिओड्रेंट बनते हैं, शोप बनते हैं, है ना, ये सब उनसे बनते हैं। तो इसकी खेती हमारे जम्मू कश्मीर के किसानों को करवाई जा रही है, जिससे क्या होगा, किसानों को सशक्तिकरण मिलेगा, मतलब उनकी आय बढ़ाने में ये बहुत अच्छा मिशन साबित हो सकता है। तो इसकी खेती कहाँ की जा रही है, जम्मू कश्मीर में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया जा रहा है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। ठीक है, तो रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बात करें तो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए गठित परिसीमन आयोग को 1 साल तक इसका विस्तार कर दिया गया। देखो आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना है, पहले एक राज्य था, अब उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। तो अब यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं तो यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा की सीटों का विभाजन तो किया जाएगा ना, पहले की तरह तो होगा नहीं, क्योंकि पहले तो एक राज्य था। अब अलग अलग सीटें बटेंगी कि लद्दाख से कितनी सीटें आएंगी, जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें आएंगी। तो उन सभी को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे परिसीमन आयोग बनाया गया था। तो उसका अभी 1 साल तक का विस्तार कर दिया गया है, उसकी अवधि 1 साल और बढ़ा दी गई है, इसलिए तो चर्चा में है। बात करें अगर परिसीमन आयोग की, तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा, ठीक है, इनकी सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के कार्य परिसीमन करता है। अगर लोकसभा की सीटें और विधानसभाओं की सीटें हमें बदलनी हो तो यह काम कौन करेगा, यह काम करेगा परिसीमन आयोग, इसलिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है। और अनुच्छेद 22 संविधान 22 नहीं 82 संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग दिया गया है। संविधान में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन अधिनियम लागू करती है, परंतु संविधान संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं जब तक हो जाते तब तक लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखो संविधान में ऐसे लिखा गया था कि हर एक जनगणना के पश्चात में परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाएगा और जनगणना में कहाँ कितनी सीटें, मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से सीटों में बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन फिर ये देखा गया कि भाई सीट अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ती रही तो जैसे यूपी बिहार इनमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पर तो सीटों की संख्या हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप जनसंख्या को कम करो, दूसरी तरफ क्या होता है कि पॉलिटिक्स तो इससे ज़्यादा बढ़ रही है तो कम क्यों करेंगे, राज्य ज़्यादा ही घटेंगे ना, 1 सीट और बढ़ेगी तो उनको और राजनीति में आने का मौका मिलेगा। तो इन सब को कम करने के लिए एक संशोधन किया गया कि 2026 तक हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी और 2026 के पश्चात जो जनगणना होगी तब यह निश्चित किया जाएगा कि कौन से राज्य को कितनी सीटें बढ़ेंगी, है ना, मतलब कितनी और मिलने वाली हैं। तो अभी 2026 तक तो यथावत रहेगी, 2026 में परिसीमन करके सीटों का निर्धारण पुनः कर लिया जाएगा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ में मिलकर कार्य करता है, क्योंकि दोनों का काम चुनाव से रिलेटेड ही होता है तो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ भी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।